कॉन्स्टिट्यूशन, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एरा, दोनों में साफ डिफरेंस पाते हैं, है ना। जस्ट लेट मी रिमाइंड वंस कि यहाँ पे क्या है कि आप जो गवर्नमेंट बाय लॉ है इस वाले जोन में, गवर्नमेंट बाय लॉ या गवर्नमेंट बाय पर्सन या फिर गवर्नमेंट बाय लॉ, यहाँ पे क्या है गवर्नमेंट बाय पर्सन, क्योंकि क्या होता था उसी को अगर एक ही कंसेप्ट को समझ लेंगे तो ऑथोरिटेटिव हेड को किस में रखेंगे, ऑथोरिटेटिव हेड इसमें, टोटलिटेरियन रेजिम सब इसी में, यानी कि वंस डिसाइडेड बाय द किंग इट विल बी फाइनल थिंग, यही चीज है ना। सब कुछ होलसोल ऑथोरिटी कौन हो जाएगा, ये। अब यहाँ पे क्या है, क्या टोटलिटेरियन रेजिम है, नहीं, बिल्कुल नेगेट करना है। क्या ऑथोरिटेटिव हेड वाला कंसेप्ट है, नहीं है। गवर्नमेंट है, एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट बाय लॉ है ना, वो भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फंक्शन एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। क्या, और यहाँ पे भी क्या, गवर्नमेंट यहाँ पे भी थी, गवर्नमेंट यहाँ पे भी है, बट बेसिक डिफरेंस क्या बात है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एब्सेंस है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंस है, यानी कि प्री सिग्निफाइज की एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट सिग्निफाइज की यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। इस वजह से क्या है कि जिसको जैसी मर्जी हो रही थी अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हो जा रहा था। इसलिए अगर हम लोग थोड़ा सा और बैक में जाएंगे तो देखेंगे जैसे मुगल में भी किसी किंग को लिबरल बोलते थे, किसी को ऑर्थोडॉक्सल बोल रहे हैं, कोई ज्यादा सेंट्रलाइज नेचर का नजर आएगा, कोई जो है डिसेंट्रलाइज नेचर का भी। इवन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इवन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे उसमें भी हम किसी को अच्छे की तौर पे जान रहे हैं, किसी को जो है मतलब उनके बैड मतलब जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर की वजह से जान रहे हैं। समझ पा रहे हैं एक्चुअली ये सब क्यों चीजें थी, इसी एस्पेक्ट को समझ कर, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, इस वाले फेज में क्या है कि होलसेल एस्पेक्ट किसके अराउंड बात की जाएगी, शेरियन के अराउंड बात की जाएगी। गवर्नमेंट भी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एस्पेक्ट को अचीव करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के कोर में कौन है, पीपल ऑफ इंडिया ही तो है। समझ गया ना। इस वजह से गवर्नमेंट को क्या ऑब्लिगेशन दिया जाए, गवर्नमेंट को क्या ड्यूटी दी जाएगी कि आप भाई इस इंडिविजुअल यानी कि इस सिटीजन के लिए आपको मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे थे कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल या फिर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में पीपल का क्या एक्सप्लॉइटेटिव बिहेव तो नजर आया ही होगा कि कैसे स्टेट मशीनरी जो है यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द पीपल, है ना। अपनी मर्जी जो चलाना हो, अगर मान लीजिए दो इंडिविजुअल्स हैं, इस इंडिविजुअल को अगर मर्जी हो सजा देने की दे दी, इसको सेट फ्री कर दिए, समझ गया ना। तो कुछ भी था, सिंस देयर वाज एब्सेंस ऑफ मतलब एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वाज गवर्नमेंट बाय पर्सन रेदर देन गवर्नमेंट बाय लॉ। आज के डेट में क्या है, क्या कि गवर्नमेंट भी जो है अबाइड टू द नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। समझ पा रहे ना। तो ये सारी चीजें आज के डेट में क्या ये दोनों इंडिविजुअल्स अनइक्वल ट्रीट किया जा सकता है स्टेट के द्वारा, नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टेट के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड है। स्टेट्स को ये एकदम सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड की तरफ से ये डायरेक्शन है कि इन दोनों को आप इक्वल ट्रीट करिए, किसके नजर में, रूल ऑफ लॉ की नजर में, है ना, रूल ऑफ लॉ के थ्रू। समझ पा रहे ना सारी चीजें। तो इसलिए हम अगर इन सबको समझ लेते हैं तो बेसिक जो कोर आइडियाज हैं वो भी समझ में आ जाएगा। अब हम लोग वापस आते हैं अपने कंसेप्ट के तौर पे, यानी कि हम क्या देख पा रहे थे कि गवर्नमेंट चाहे कभी भी कहीं भी हो, किसी भी एरा में हो, या कि गवर्नमेंट एंजॉय इमेंस पावर, है ना, इमेंस पावर टू एग्जीक्यूट अपॉन, इमेंस पावर टू लेजिस्लेट अपॉन, लॉज बनाने को लेकर के। भले ही वो लॉज जो है टेम्पररी रहे हो, जैसे फरमान्स वगैरह सुने हो, या फिर आपने देखा होगा कि गवर्नर जनरल का जो प्रोक्लेमेशन हुआ करता था, विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन वगैरह के बारे में सुने होंगे, 1858 वगैरह। लॉ किसी भी नेचर में अगर उसकी लीगल एप्लीकेबिलिटी है, समझ पा रहे हैं, तो यानी कि गवर्नमेंट जो है वो सच एन ऑथोरिटी के तौर पे हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, जिसके पास इमेंस ऑथोरिटी टू लेजिस्लेट अपॉन, टू एग्जीक्यूट अपॉन, ये सारी चीजें हैं। तो क्या आज के टाइम पे ये नहीं लगता है क्या कि इस गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स में या कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में रेस्ट्रिक्ट करना प्राइम चीजें में से एक रही होगी कि नहीं, आप इंक्रोच नहीं कर सकते। अगर फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल राइट्स का इंक्रोचमेंट किसी भी लेवल पे, किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। किसकी नजर में, कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो एज ए सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्शंस देगा ना, क्या कि हाँ चलिए आपको इस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करने के लिए कुछ पॉजिटिव वर्क आपके पास ये, और वहीं पे कुछ नेगेटिव कनोटेशन यानी कि उसको रोकेगा। सिर्फ पा रहे हैं ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का ही जब हम लोग मीनिंग देख रहे थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन में ही हम लोग देख पा रहे थे, तो एक तरफ क्या था, क्या कि इट प्रोवाइडेड
टू इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रीज ऑब्जेक्टिव, कंट्रीज नेचर, है ना, जस्टिस जो होती है ये सारी, टू अचीव द नॉर्म्स ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, है ना, लिबर्टी के नॉर्म्स को अचीव करना। तो ये उसका डेवलपमेंटल एस्पेक्ट था। और दूसरे जो टू फोल्ड में था, तो दूसरा बेनिफिट क्या हो जाएगा, इट लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बतला रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स बीइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा पार्ट हो जाता है, पार्ट 3। तो यहाँ पे क्लियरली क्या देख पाते होंगे, तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का इस वजह से रेफरेंस लिया कि थोड़ा हम विजुअलाइज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के होने के बाद क्या हो रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं था तो उस वक्त क्या था, है ना। दो तीन चीजें, दो तीन स्टोरी है अपने उसमें एग्जाम्पल में। आपको बतलाया था यूपी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट केस, बिजली चोरी वाला मामला, है ना। मोहम्मद जावेद वाज, है ना, मोहम्मद जावेद वाज फ्रेम्ड अंडर डिफरेंट चार्जेस, है ना। एक्चुअली ही वाज फ्रेम्ड अंडर 9 डिफरेंट चार्जेस एंड फॉर ईच चार्जेस, है ना, he got sentence of 2 years, है ना, 2 years। तो इन टोटल उसको कितने 18 साल की सजा हो जाती है। 9 बार की सजा, 9 बार मिली ना, 9 बार मिली थी तो 18 साल। और आप क्या देख पा रहे हैं कि हीनियस क्राइम भी अपने पास, है ना, हीनियस क्राइम के लिए क्या होती है, लाइफ इंप्रिजमेंट, 14 to 30 इयर्स की सजा मिलती है। ये लाइफ इंप्रिजमेंट का है ना। ये मत समझिएगा कि बहुत जो एक जनरल माउथ वर्ड्स में आता है कि 14 साल की सजा लाइफ इंप्रिजमेंट का हो जाता है, ऐसा नहीं है। 14 से 30 साल की सजा मिलती है। मोहम्मद जावेद को तो इसी रेंज में दे दी गई ना, तो एक्चुअली, और उसकी गलती क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, समझ पा रहे हैं। तो अब क्या हो जाता है कि अपने पास अगर हम इस चीज को, एक फैक्चुअल एस्पेक्ट को अभी साइडलाइन भी कर दें, तो इस टर्म को तो सुना होगा, राइट टू लाइफ, है ना। आज के डेट में अगर हमारे पास मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री है हम अपना, और अपने पास मतलब इंस्टीट्यूशन, मतलब नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी इंस्टीट्यूशन है। और जैसे कि मान लीजिए एक टर्म है हमारे पास ह्यूमन राइट्स, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख पा रहे थे क्या कि यूडीएचआर, है ना, यूडीएचआर जो कि नाम है इसका पूरा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, है ना। यानी कि ह्यूमन राइट्स का जो एस्पेक्ट है उसके बारे में एक यूनिवर्सल एपेक्स लेवल लॉ जो बनाया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑन द डे ऑफ 10 दिसंबर 1948, है ना, जिसको कि हम लोग यूडीएचआर कर रहे हैं। और इंडिया जो है, इंडिया हैज टू अबाइड दिस लॉ। इंडिया ने जब रेटिफाई किया, इसको रेटिफाई करने का मतलब कि उस इंटरनेशनल लॉ, एपेक्स लॉ को हम अप्रूव करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, और हमारी कंट्री भी उस अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क करेगी या फिर एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क करेगी, समझ गए। तो अब उसके समझ गए ना ये सारी चीजें। तो राइट टू लाइफ में अगर मैं आपको बोलूं कि कोई बच्चा अगर ढंग से स्कूलिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो क्या ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट में आएगा, उसके आएगा। अगर कोई बैगर भूख के मर जा रहा है, तो क्या उसके ह्यूमन राइट का वायलेशन है। अगर बारिश में कोई बैगर मतलब बारिश में भीग करके मर गया, या ठंड लग गई उसको, उससे उसकी डेथ हो जाती है, या फिर कोई पर्सन है 4 दिन से भूखा है, तो क्या ये सब ह्यूमन राइट के वायलेशन का एग्जांपल नहीं है, लार्ज स्केल पे है ना। तो या फिर अगर ये है कि पर्सन का जो लाइफ, पर्सन की जो राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ है, उसमें अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है किसी, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन का, या फिर मतलब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू जो चीजें आ रही है। सपोज अगर कोई पर्सन है वो पॉल्यूटेड पानी, मतलब कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक कर रहा है, गंदा पानी पी रहा है, तो क्या राइट टू लाइफ में नहीं आ रहा है इसके, है ना। या फिर ये मान लीजिए कि इवन जो पर्सन्स की जो बेसिक राइट्स है उसका वायलेशन आ रहा है, तो क्या ह्यूमन राइट के वायलेशन में नहीं आ रहा है। तो यानी कि क्या समझ पा रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स एट द मोस्ट वो एक अम्ब्रेला टाइप है, और फंडामेंटल राइट्स उसी का पार्ट हो जाता है, समझ पा रहे हैं ना। तो फंडामेंटल राइट्स के साथ हम ह्यूमन राइट्स को भी देखेंगे इनफैक्ट। तो अब देखिए क्या है, क्या कि अगर मोहम्मद जावेद वाले केस को रेफर करें, तो कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ जियोपार्डाइज हो रही थी उसकी एक्चुअली में। और एक तो अपना ये मुद्दा है। तो अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि क्या कोर्ट ने जो एक्चुअली दिस सेंटेंस वाज अवॉर्डेड बाय लोकल कोर्ट ऑफ यूपी, तो वो जो लोकल कोर्ट ने दिया, तो क्या लोकल कोर्ट ने कोई गलती करी थी, या फिर मतलब ठीक था, वो सेंटेंस अवार्ड करना ठीक था। हाँ मतलब हाँ, अगर अगर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली जो सेंटेंस अवार्ड हुआ दैट वाज बेस्ड ऑन लॉ, है ना, और लॉ के हिसाब से उसको सजा दे दी गई। तो कोर्ट यहाँ पे बाकी चीजों में जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि उसकी राइट टू लाइफ क्या है, हीनियस क्राइम है क्या है, नहीं है। बस कोर्ट ये बोल रहा है क्या कि हाँ, यू हैव बीन फ्रेम्ड फॉर 9 different charges, and for each different charges you have been awarded
2 years of jail। यही चीज है ना, कोर्ट ने सिंपल यही एस्पेक्ट को देखा। तो कोर्ट के इस एस्पेक्ट को देखना ये नैरो पर्सपेक्टिव है या वाइडर पर्सपेक्टिव है? सिर्फ मतलब फॉर द टाइमिंग हम तो ये समझ पा रहे हैं कि नैरो पर्सपेक्टिव, समझ गए। एक तो ये इंसिडेंट अपनी एक स्टोरी। अब देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है ना, और सुप्रीम कोर्ट जब दिस इंसिडेंट दिस केस वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, है ना, और वो भी क्या किसके रिगार्डिंग फाइल होगा? राइट टू लाइफ के रिगार्डिंग फाइल होगा। अभी हम लोग नहीं आर्टिकल डाल रहे हैं, आर्टिकल 21 है ऐसे। अब सुप्रीम कोर्ट का भी स्टेटमेंट सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाता है, इट गॉट अटेंशन ऑफ नेशंस मीडिया, है ना, नेशनल्स मीडिया, और मीडिया भी बोलना शुरू कर देती है, पॉलिटिकल स्टंट भी होने लगती है क्या कि हाँ अब सुप्रीम कोर्ट का यही काम रह गया है कि जो छोटे मोटे जो केसेस हैं बिजली चोरी वाले जैसे, उसको देखना, है ना। और सुप्रीम कोर्ट का रिमार्केबल स्टेटमेंट सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यस, सुप्रीम कोर्ट विल इन्वॉल्व इन ऑल दोज, नॉट ओनली दिस मैटर, इन ऑल दोज मैटर वेयर इट विल बी रिलेटेड टू पर्संस राइट टू लाइफ। समझ गए ना। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना अपने आप में आर्टिकल 21 की महत्ता को नहीं समझा देता है ना, कि पर्सन की राइट टू लाइफ कितनी बड़ी, मतलब कितना इंपॉर्टेंस रखना है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट का ये वर्ड आना और फिर उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें करना। क्लियर है ना। एक तो ये वाला मामला है। दूसरा हम लोग केस स्टडी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए धीरे धीरे हम लोग क्लियर करेंगे। पहले हम लोग ये वाला मतलब जो इंडिविजुअल्स लिबर्टी के रिगार्डिंग, और सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली मोहम्मद जावेद was convicted for 18 years in total and he was in jail for 7 years, है ना, continuously 7 years। और after all सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद क्या हो जाता है, he was set free by the सुप्रीम कोर्ट। समझ गए। तो राइट टू लाइफ को कैसे अफोर्ड किया गया ये भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल राइट्स है तभी तो ऐसा हुआ ना, अदरवाइज नहीं होता, या फिर ब्रिटिश टाइम होता तो फिर नहीं होता। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी रोल समझ में हमें आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ही आखिर क्यों। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा अपने फंडामेंटल राइट्स से, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के नेसेसिटीज के अराउंड ये सारी चीजें तो दिमाग में कहीं ना कहीं कंसेप्ट बना या कुछ भी। अब देखिए क्या है, क्या कि बेसिक तौर पे हम लोग ये समझते हैं कि दिस हैज बीन इंश्राइन्ड अंडर पार्ट 3 में है ना, पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 12 to 35, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई इसकी पोजीशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां से लिया गया? दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए, जहां पे यूएसए में कहां से, बिल ऑफ राइट्स, है ना, बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए 1791। समझ गए। तो 1791 में ही जो इंडिविजुअल्स को राइट गारंटी हो गई थी यूएसए में, उसका मतलब जो हमने देखिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली सेलेंट फीचर्स की तौर पे देखा होगा आपने क्या कि जो टू मेक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, हमने डिफरेंट कंट्री से जो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रहे थे वहां पे हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया। एंड ऑन दिस ग्राउंड इटसेल्फ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो क्रिटिसाइज्ड कि वो बोरोड बैक है। बट अपने काम का क्या है, क्या कि हम उसको किस लिए कर रहे थे, टू मेक इट बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे जो चीजें प्रैक्टिस बेस्ट चल रही थी हमने उसको ले लिया, है ना। तो आज इस वजह से आप देख पा रहे हैं आज मोहम्मद जावेद की स्टोरी को हम लोग इस वजह से डिस्कस करते हैं, क्या कि बेस्ट मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा अटेंटिव है, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म को इंक्लूड करके रखा है, सेफगार्ड के मैकेनिज्म को इंक्लूड करके रखा है, क्या कि राइट टू लाइफ अपने आप में अफोल्ड भी हो जाती है, प्रोटेक्टेड तो है ही। समझ गए। तो ये सारी चीजें अब देखिएगा यहाँ पे क्या कि क्या ये जस्टिसेबल है, इट हैज बीन मेड प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड जब बोलते हैं इसका क्या मतलब हो जाएगा, प्रोटेक्ट, गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड, समझ गए ना, गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड। गारंटीड इन द सेंस क्या कि जो मतलब दी गई है स्टेट इंक्रोच नहीं कर सकता है, समझ गए, स्टेट इंक्रोच नहीं कर सकता है। अगर इंक्रोच होगा यानी क्या कि हम यहीं पे पैरेलल में क्या देखते हैं, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। समझ गए। यहाँ पे देखिएगा वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे चीजों को समाप्त करके देख रहे हैं, गारंटीड है, प्रोटेक्टेड है। अब ये मुझे बताइए, अगर मैं एक यहाँ पे एक नया टर्म सेंटेंस लिखता हूं, इट इज क्वालिफाइड इन नेचर, इट इज क्वालिफाइड इन नेचर नॉट एब्सोल्यूट। बतलाइए इसका मीनिंग बतलाइए। फंडामेंटल राइट इज क्वालिफाइड इन नेचर नॉट एब्सोल्यूट।
चलिए चलिए आपको कुछ स्टोरी बतलाते हैं, कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। कोविड के समय में क्या हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंजॉय कर रहे थे, या राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंजॉय करते थे कि मन हुआ रात में 12 बजे निकल गए, या फिर मन नहीं लग रहा है निकल गए, 100 के ग्रुप बना के कर रहे थे? ये तो पहली चीज हो गई एग्जाम्पल में। दूसरा है क्या कि मतलब लास्ट ईयर मतलब जो राहुल गांधी जी हैं, अब देखिए अपने आंसर वगैरह में कभी भी पॉलिटिकल पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को रेफर नहीं करना होता है, कभी भी नहीं। तो ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राहुल गांधी जी का क्या इंपॉर्टेंस है? ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी, यही जानते हैं ना हम लोग। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज बीन डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेमेशन, है ना, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन समझ रहे हैं एक्चुअली क्या है? क्या कि उन्होंने ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल स्पीच इन 2019 उन्होंने एक पॉलिटिकल स्पीच दिया था, है ना, कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के एंड केस हैज बीन मेड इन दिस रिगार्ड, है ना। तो वो भी केस कहाँ पे होता है? गुजरात में, है ना, सूरत सेशन कोर्ट में केस वाज लॉस्ट, यही चीज हुआ था ना। अब उसके बाद क्या होता है कि पर्सन जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी तो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम, जो राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? स्पीच यानी कि कुछ भी बोल जाए बोलते बोलते, या फिर आपने देखा होगा कि जो अल्ट न्यूज का को फाउंडर था मोहम्मद जुबैर केस, है ना, मोहम्मद जुबैर केस, मोहम्मद जुबैर वाज आल्सो अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस, है ना। उसका भी तो उसने एक एक पोस्ट किया था, इंस्टा पोस्ट किया था, इंस्टा या फेसबुक पोस्ट किया था बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014 एंड केस वाज लॉन्च्ड ऑन मोहम्मद जुबैर। उसमें क्या होता था कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ, है ना, और उसके इस एक्ट्स के कारण जो एक सोशल हार्मोनी है ना, दिस हार्मोनी में कन्वर्ट सोशल आउटरीच क्रिएट हो जाएगा। समझ पा रहे? यानी कि स्पीच और एक्सप्रेशन, तो वो एक्सप्रेशन था मोहम्मद जुबैर का के द्वारा। तो क्या वंस इट इज गारंटीड बाय द मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप किसी भी लेवल पे एंजॉय कर लेंगे उसको। या आप ये भी है कि अगर पॉलिटिकल न्यूज में सुना होगा आपने कि पवन खेरा साहब का अरेस्ट हो जाना दिल्ली पुलिस पे, जब उन्होंने, मतलब मैं वर्ड एक्चुअली बोल दिया क्या कि मतलब उन्होंने जो अभी पीएम है उनके फादर के बारे में कुछ बोला था एक्चुअली में, है ना। तो क्या आप जो है मतलब स्पीच और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो अप टू एनी एक्सटेंड एंजॉय करते हैं, या एक उस पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किया गया है? हम क्या देख पाते हैं क्या कि राहुल गांधी का एग्जाम्पल हो, है ना, जैसे सूरत सेशन कोर्ट ने जो उसको सजा दी, है ना, 2 साल की सजा हुई, तो ऑन दैट ग्राउंड, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, उनका क्या हुआ कि वो सीज टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिस्क्वालीफाई कर गए, है ना। अब उसके बाद पवन खेरा का अरेस्ट होना, है ना, ये सारी चीजें क्या बतलाता है कि नहीं, ऑल्दो वी एंजॉय राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट क्या है मोहम्मद जुबैर वाला एग्जाम्पल, वो क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड है वो, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस इंपोज हैं उस पे, है ना। हम रिलीजियस मतलब सेंटिमेंट्स जो है लोगों का सोशल आउटरीच नहीं कर सकते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते हैं, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स में आएंगे, सारी चीजें प्रोविजंस में आएंगे। अगर ऐसा होता है तो आईपीसी का प्रोविजन जो अपने पास, मान लीजिए जो लॉ का प्रोविजन है, दैट विल बी एप्लीकेबल। समझ पा रहे हैं ना ये सारी चीजें? तो इसका क्या ये जो है ना, नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है वंस इट इज गिवन इट कैन नॉट बी टेकन बैक, इट कैन नॉट बी टेकन अवे, इट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड, इट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। ऐसा है क्या? रेस्ट्रिक्ट तो कर ही सकते हैं, बैक भी ले सकते हैं इसको, है ना। तो इसका क्या मतलब है क्या कि इट इज नॉट एब्सोल्यूट, चूंकि रेस्ट्रिक्शंस इंपोज है ना, लॉ के द्वारा इंपोज कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ऑल्दो वी एंजॉय राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, कोविड के समय में मना, दिल्ली में आपका दिवाली के समय में क्रैकर्स का बैन होना, ये सब क्या है? क्या कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बोल रहे, रेशनलिटी की बात होती है, इस वजह से क्या बोलते हैं क्या कि क्वालिफाइड इन नेचर है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है का मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट सैक्रोसेंट, समझ गए? सैक्रोसेंट नेचर का भी नहीं है, क्योंकि वो क्या है, क्वालिफाइड है, रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। समझ में आ गया ना? जस्टिसेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब यहां से रिलेट करिए, जस्टिसेबल, ये क्लियर है ना? यानी कि इसी को समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इज इम्पोज्ड, कैन बी इम्पोज्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स। समझ पा रहे? डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस में हम लोग फिर आगे यूज करेंगे उसको। जस्टिसेबल इस सेंस में है क्योंकि अगर पर्सन का, इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है
तो पर्सन कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। समझिएगा अच्छे से, सुप्रीम कोर्ट भी मूव करेगा और हाई कोर्ट भी मूव कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो मूव करता है कौन से रेफरेंस से? आर्टिकल 32 के रेफरेंस से। और हाई कोर्ट जो मूव करेगा कौन से रेफरेंस से? आर्टिकल 226 के प्रोविजन से। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए किस वजह से मूव करेगा इंडिविजुअल? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, है ना, ये सारी चीजें आर्टिकल 32। अब देखिए दोनों ही कोर्ट जो है ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, दोनों ही कोर्ट जो है दे इश्यू 5 टाइप्स ऑफ रिट। 5 टाइप्स ऑफ रिट, यानी कि जो रिट जुरिसडिक्शन का मामला है वो कब अराइज होता है? इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट। यहां पे भी ध्यान रखिएगा, रिट वाला मामला कब अराइज होगा? इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो उस केस में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो दोनों ही कोर्ट जो है 5 टाइप के रिट इश्यू करते हैं, है ना। अभी उसको नहीं करना है, बस नाम दे देते हैं। हेबियस कॉर्पस का रिट है, मैंडामस का रिट है, प्रोहिबिशन का रिट है, सर्टियोररी का है और क्यो वारंटो का रिट है। ये 5 टाइप के रिट होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि देखिए बेसिक फर्क क्या है, ये बतलाया भी था शायद आपको। सुप्रीम कोर्ट जो है ना 5 टाइप्स के रिट एंजॉय करते हैं, कब और कब? सिर्फ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के केस में। जबकि हाई कोर्ट क्या होगा? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज वायलेशन ऑफ पर्संस अदर राइट्स टू। समझ गए? यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो होगा ही होगा। यहाँ पे क्या होगा हाई कोर्ट के केस में? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज पर्संस अदर राइट्स। समझ गए ना? तो ये वाला जो पार्ट है ना, अदर राइट्स वाला मामला, इसकी वजह से क्या है, हाई कोर्ट के स्कोप को ज्यादा बना देता है या सुप्रीम कोर्ट के स्कोप को ज्यादा बना देता है? तो यानी हम बोल सकते हैं, टू समराइज ऑल द थिंग, रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट हैज वाइडर स्कोप कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। समझ गए बात? तो अब फर्क ये है क्या कि ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर में ही है, क्योंकि पोजीशन देखिए, और ये क्या है आपका आउट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोविजन। ये चीज है ना। और इसीलिए इस वाले आर्टिकल को सुप्रीम बी आर अम्बेडकर साहब क्या बोल देते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अभी हम लोग और भी देखेंगे चीजें, बट एक ग्राउंड कंसेप्ट बनाने के लिए सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, और उसी के अराउंड पीटी वाले भी चीजें निकल के आती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ गए कि गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड कैसे है? प्रोटेक्टेड है मतलब इस सेंस में क्या कि वायलेशन जस्टिसेबल से ही रिलेट करके कर सकते हैं इसको, है ना। अब देखिए कि फंडामेंटल पहले ही बतला दिया गया कि फंडामेंटल क्यों है, सिंस इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। ये सारी चीजें अब देखिए क्या कि मतलब अपने पास ये इंडिविजुअल है, इसी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग बात हो रही है। अब इस इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें इसके 3 डेमोक्रेटिक राइट्स की जरूरत पड़ेगी, सोशल डेमोक्रेटिक राइट्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स। समझ गए? तो फंडामेंटल राइट्स का जो पर्पस है, हम जो पढ़ने वाले फंडामेंटल राइट्स को, दैट फंडामेंटल राइट्स आर मेंट टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ ए पर्सन ओनली। ये भी ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ ए पर्सन ओनली में जरूरत पड़ती है फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स के लिए। अब क्या है कि मान लीजिए इंडिविजुअल्स हैं सब के सब यहाँ पे, अगर उस इंडिविजुअल्स को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वगैरह, तो क्या होगा, क्या कि हम इस वाले नॉर्म्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। यानी कि इंडिविजुअल्स के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इंडिविजुअल्स जितने भी राइट्स एंजॉय करेंगे, अगर दे बिलोंग टू सेम कैटेगरी, तो वो सब एंजॉय कर रहे हैं उस टाइप के राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इसलिए हमें फंडामेंटल राइट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए पॉलिटिकल, अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, स्टेट इंक्रोच नहीं हो सकता, स्टेट कैन नॉट बी टायरनी इन नेचर, है ना। स्टेट ऑथोरिटेटिव नहीं हो सकता, स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस में आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। आर्बिट्रेरी समझते हैं ना, आर्बिट्रेशन नहीं, आर्बिट्रेरी, यानी कि अगर सपोज कोई इंडिविजुअल है और दोनों ने सेम क्राइम ऑफेंस किया है, तो दोनों पे क्या रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेबिलिटी बराबर होगी या मतलब इनइक्वल होगी? बराबर होगी ना। तो इसलिए हम लोग क्या, क्यों बराबर होगी, क्योंकि वो मतलब रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेबिलिटी दोनों पे बराबर है। और वो भी चीजें कहां से निकल के आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के। और किसकी वजह से, स्टेट जो आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता, स्टेट जो है ऑटोक्रेटिक इन नेचर नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई
मतलब क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स के प्रमोशन के लिए जरूरत है, और इसको हम लोग कैसे सिग्निफाई करेंगे, इसके होने की वजह से स्टेट जो है आपका टायरनी इन नेचर नहीं हो सकता है, तानाशाही नहीं कर सकता, स्टेट जो है अपनी अपने आर्बिट्रेरी पावर को एंजॉय नहीं कर सकता, मनमाना नहीं कर सकता है, स्टेट जो अथॉरिटेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पे मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसको लिमिट कर दी गई है। समझ गए बात को? अगर मान लीजिए रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए भी जाते हैं तो वो क्या बोला गया, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। समझ पा रहे हैं? और कौन डिसाइड करेगा, यानी चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो चाहे हाई कोर्ट का मामला हो। समझ गए ये सारी चीजें? कोई क्वेश्चन है क्या? यहां तक क्लियर है ना? अब देखिए क्या है कि हम लोग जो अभी समझ पा रहे थे क्या कि जो प्रोसेस अपने पास प्रोविजन आर्टिकल 12 टू 35, इसमें हम लोग देखते हैं शुरुआत से एक्चुअली में आर्टिकल 12 और 13 ये दोनों कोई प्रोविजंस नहीं है ना, ये जनरल इन नेचर है, बट आपको समझ देगा कि किसके अराउंड अभी तक हम लोग इसको समझने से पहले हम लोग स्टेट के बारे में तो जान ही रहे, ऑथोरिटी मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, आर्टिकल 12 डिफाइंस इट प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ लॉ। अब यहाँ पे एकदम नॉर्मल टर्म से समझिएगा, नॉर्मल तरीके। स्टेट का क्या मतलब है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी बॉडी विच एंजॉय इमेंस पावर, है ना। इमेंस पावर किस रिगार्डिंग, जिसके पास की लॉ बनाने का पावर हो, या उस लॉ को एग्जीक्यूट कराने का पावर हो, या टू फाइनेंस अपॉन का पावर हो। ये सारा हम किसमें दे देंगे, स्टेट के डेफिनेशन में। लेकिन चीजें क्लियर तो नहीं हो जा रही है ना, क्या कि स्टेट में मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या ये क्लियर हो पा रहा है कि स्टेट के डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये ओएनजीसी, क्या क्लियर हो पा रहा है कि स्टेट के डेफिनेशन में आए। या सपोज मान लीजिए कोई जैसे एसआरएम यूनिवर्सिटी अगर किसी इंप्लॉई के सर्विस को टर्मिनेट करता है और वो इंप्लॉई अगर केस कर देता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो पहले तो वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगा, तभी तो इनक्रॉच देखेगा सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कि भाई मतलब वो इनक्रॉच है या नहीं है, सबसे पहले स्टेट है या नहीं है। समझ के बात को? तो ये सारी चीजें हैं, दैट्स वाई हमें आर्टिकल 12 की जरूरत पड़ती है इन दिस रिगार्ड। और 13 वाला मसला ये है कि हम क्या जानते हैं आज के डेट में कि कोई भी लॉ जो है इनकंसिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। समझ गए ना? एग्जाम्पल के तौर पे आपको ध्यान होगा AK गोपालन केस, याद है जब हम लोग टर्म डिस्कस कर रहे थे, तो एक्चुअली AK गोपालन वाज डिटेन्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ PDA, यही चीज था ना, सेक्शन 14 ऑफ PDA यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, इस लॉ के अंदर में डिटेन हुआ था। और व्हेन AK गोपालन सिक हिज डिटेंशन ग्राउंड, ही वाज रिफ्यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स कि हम आपको डिटेंशन ग्राउंड डिस्क्लोज नहीं करेंगे, नहीं बतलाएंगे। क्यों? क्योंकि वी आर अबाइडिंग बाय द लॉ। लॉ कौन सा था? सेक्शन 14 ऑफ PDA, और सेक्शन 14 ही जो है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डिटेंशन ग्राउंड बतला रहा था। समझ गया? दूसरी तरफ हमारे पास क्या स्टोरी है, जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना इंप्लीमेंट हो जाता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के इंप्लीमेंटेशन के बाद अपने पास आर्टिकल 22 भी है ना। आर्टिकल 22 में देखेंगे कि दो टर्म को यूज किया गया, एक होता है अरेस्ट और एक होता है डिटेंशन, यानी कि चीजें इसके अराउंड भी डिस्कस की गई है पहले भी। यानी से आर्टिकल 22 में प्रोविजन है, इट प्रोवाइड्स सेफगार्ड मैकेनिज्म इन लिeu ऑफ अरेस्ट एज वेल एज डिटेंशन, है ना। सेफगार्ड मैकेनिज्म अवेल करवाता है, ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकती है पुलिस किसी को। समझ गए? तो दोनों में ही एक कॉमन ग्राउंड ये है, चाहे अरेस्ट का मसला हो या फिर डिटेंशन का मामला हो, तो दोनों में ही आपको ग्राउंड डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हम बोल सकते हैं ना कि सेक्शन 14 वाज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 22, क्लियरली कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि AK गोपालन साहब का जो डिटेंशन है ना, वो तो वैलिड डिटेंशन है क्योंकि लॉ के थ्रू हुआ है। समझ गए? बट सेक्शन 14 जो है इनकॉन्सिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ पा रहे हैं? यानी कि सेक्शन 14 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता। ध्यान रखिएगा, इट मतलब द होल लॉ वाज नॉट डिक्लेयर्ड वाइड, है ना, द होल लॉ वाज नॉट डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेदर देन ए पार्ट ऑफ द लॉ, है ना, दिस पार्ट ऑफ द लॉ। समझ गए बात? अब मैं आपको एक टर्म सुनाता हूं, जैसे कि अपने पास फाइनल तौर पे क्या है कि ए लॉ कैन नॉट बी इनकॉन्सिस्टेंट। अगर इनकॉन्सिस्टेंट होगा तो क्या होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल राइट्स उसको इनऑपरेटिव बना देता है, इनऑपरेटिव कर देगा, यानी अनफोर्सेबल इन नेचर बना देगा। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जब तक है तब तक ये लॉ, वो जो इनकॉन्सिस्टेंट पार्ट है उसके होने की वजह से ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा।
इन्फोर्सेबल इन नेचर नहीं रहेगा। और जब उस इनकंसिस्टेंट पार्ट को आप हटा देते हैं तो लॉ बिकम्स ऑपरेटिव इन नेचर। समझ गए ना? तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, आपको बहुत पहले भी बतलाया था, एक होता है अपने पास डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यानी इक्लिप्स में क्या होता है, ढक लेता है, और दूसरी तरफ क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। दोनों का सिग्निफिकेंस बताइए, सेपरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी। हाँ, कवर कर देगा कब, मतलब व्हेन इट इज इनकंसिस्टेंट टू द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक्स देम अनइनफोर्सेबल इन नेचर, है ना, कवर कर लेगा। सपोज ये इनकंसिस्टेंट पार्ट है तो फंडामेंटल राइट्स इसको कवर कर लेगा, तो ऑपरेटिव ही नहीं हो पाएगा। और ये क्या कि ये एक स्कोप देता है, स्कोप देता है। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रखना है इक्लिप्स में कि द होल लॉ इज नॉट डिक्लेयर्ड वाइड एब इनिशियो। एब इनिशियो मैंने टर्म भी यूज किया था, एब इनिशियो, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, शुरुआत से ही हम लॉ को खत्म नहीं कर देते हैं। कोशिश ये होती है हमारी, फाइनल कोशिश, कि हम पूरे लॉ को बचा लें, है ना, लॉ को बचा लें। कैसे बचेगा, उस इनकंसिस्टेंट पार्ट को हटा के। यहाँ पे भी क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के डिक्लेरेशन के बाद सेक्शन 14 वाज रिमूव फ्रॉम दिस लॉ। ऐसा करके क्या होगा कि इस लॉ को बचा लिए। सेक्शन 14 के होने से क्या हो रहा था, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एप्लीकेबल हो जा रहा था, है ना। सेक्शन 14 को हटा दिए, तो हटाए कैसे, यानी कि होल लॉ को हम बचा करके। समझ गए ना? तो ये बहुत सिंपल से माइन्यूट सा प्रोविजन है। अब देखिए, तो सेक्शन 14 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिपग्नेंट प्रोविजन। समझ गए, रिपग्नेंट प्रोविजन, या फिर हम लोग सेक्शन 14 होने की वजह से क्या था, ये लॉ रिपग्नेंसी एंजॉय कर रहा था, रिपग्नेंट नेचर का था, दैट्स व्हाई। ये एडजेक्टिव हो गया, ये मतलब नॉर्मल। समझ गए? तो रिपग्नेंसी, तो पीडीए वाज रिपग्नेंट इन विच सेंस, पीडीए वाज रिपग्नेंट इन विच सेंस, इनकंसिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके होने की वजह से ना, हाँ, मतलब those part which is inconsistent to the constitution, the part, any part or the entire law which is inconsistent to the provision of constitution or in particular fundamental rights in particular, तो क्या हो जाएगा, that is declared as repugnant, है ना। और रिपग्नेंसी, रिपग्नेंसी किसकी वजह से, उस इनकंसिस्टेंट पार्ट के होने की वजह से। समझ गए? अब क्या है कि अपने पास एक ऑप्शन तो बचता है, क्या अपने पास एक ऑप्शन है कि लॉ को बचा ले हम। कौन सा ऑप्शन, ये है ना, यानी कि अकॉर्डिंगली इट इज सेक्शन 14 को रिमूव करके हम लॉ को बचा लिए। समझ गए बात को? तो यानी कि रिपग्नेंट प्रोविजन की होने की वजह से या रिपग्नेंसी के होने की वजह से जो जिस लॉ पे क्वेश्चन हो गया ना, उस लॉ को हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्प्यूग्ड लॉ, है ना। इसकी वजह से मतलब लॉ कम्स इन क्वेश्चन, इसको क्या बोल दिए, इम्प्यूग्ड प्रोविजन। समझ गए? यानी कि सेक्शन 14 हैज प्रोवाइडेड द लॉ एज इम्प्यूग्ड। समझ गए? अब अपने पास एक स्कोप ये बच रहा था कि हम लॉ को बचाना है, सिंस द होल लॉ इज नॉट डिक्लेयर्ड वाइड, है ना, या नलिफाइड, है ना, एब इनिशियो। हाँ, ग्राउंड नहीं बतलाएंगे, क्लियरली वायलेटिव था ना, इन पर्टिकुलरली वही बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल और पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स, यही चीजें हो जा रही थी। तो अब क्या है कि समझ गए? तो अपने पास डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स भी क्या है और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। इनफैक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी एक स्कोप देता है कि मान लीजिए कोई लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, है ना। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, उस टाइम पे लॉज बन गए, तो क्या सबके सब लॉ को खत्म कर देंगे? हम तो वही ना लॉ को खत्म करेंगे दोस्त, अप टू दैट एक्सटेंट की वो लॉ जो अप टू विच एक्सटेंट दैट लॉ इज इनकंसिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो जैसे पीडीए वाला मामला देख ली, या फिर मान लीजिए पंजाब एक्साइज एक्ट वगैरह का है, तो वो सब में जहां पे कि मान लीजिए जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्लियर कट वायलेटिव थे या पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स, तो हम क्या होगा कि उस ये एक स्कोप देता है टू सेव द लॉ, है ना, सिंस द होल लॉ इज नॉट डिक्लेयर्ड वाइड एब इनिशियो, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग वो लॉ को हम खत्म नहीं करते, कोशिश भी नहीं होती है हमारी किया कि हम लॉ को ही इनवैलिड करवा दें, रेदर हम लॉ को बचाने की कोशिश करते हैं। कैसे बचेगा, इस स्कोप को यूज करके। तो दैट्स व्हाई इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है।
आज के समय, वो फंडामेंटल राइट्स उसको इनऑपरेटिव बना देता है ना, इनऑपरेटिव बना देता है। एंड द पर्पस इज नॉट टू रिमूव द होल लॉ एब इनिशियो, रदर इफ दैट इनकंसिस्टेंट पार्ट, यानी अब इसका यूज होने वाला है, दैट इनकंसिस्टेंट पार्ट इज रिमूव फ्रॉम दैट लॉ, द लॉ बिकम्स ऑपरेटिव, द लॉ कुड बी ऑपरेटिव इन नेचर। क्लियर? ये सारी चीजें समझ गए? तो अब आते हैं हम लोग, मतलब ये एक जनरल बैकग्राउंड के तौर पे हम लोग समझ गए, और स्टेट के डेफिनेशन में जल्दी फटाफट उसको कर लेते हैं। आर्टिकल 12 को हम लोग, यानी 12 कोई प्रोविजन नहीं है, रेदर ये एक जनरल प्रिंसिपल है जो कि इस इंडिविजुअल को इनक्रॉच कर, इस इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द स्टेट्स इनक्रॉचमेंट। यही चीज है ना। तो अभी इस स्टेट को तो समझ लिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बतलाएगा ना। अब देखिए कि ये भी चीजें जो बतलाई गई है, फाइनल, हु इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो चीजें क्लियर कट निकल के आती है वो तो है ही, और जो चीजें नहीं निकल के आएगी तो फिर क्या होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही उसको डिसाइड करेगा। अभी भी देखिएगा एक एग्जांपल में बतलाया भी होगा शायद अपने पास, जब आर्टिकल 370 के रिगार्डिंग, 370 के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो रहा था, तो उस वक्त आर्टिकल 367 ऑलरेडी न्यूज में आ जा रहा था बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे 367 में क्या इंटरप्रिटेशंस लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोविजंस है उसका मतलब क्लियर कट नहीं हो रहा है, तो उसके इंटरप्रिटेशंस के बारे में बात की जा रही है, और उसी के रिगार्डिंग आपको क्या पता है कि फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो इस वजह से 367 भी न्यूज में आ रहा है। अब जो चीजें क्लियर नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिएगा स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड क्या क्या होता है, समझ गए सिग्निफिकेंस में क्या? तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव, सिंपल ऐसे समझिए, यूनियन, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, है ना, यूनियन लेवल पे, यानी कि इसको हम लोग कोडिफाई करते हैं तो क्या हो जाता है, पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यही है ना, समझ गए। यूनियन, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव का मतलब पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पे तो सिंपल क्या हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट गवर्नमेंट। चलिए अब बोला गया अदर लोकल ऑथोरिटीज, स्टेट के डेफिनेशन में लोकल ऑथोरिटीज। अब देखिए इससे पहले एक जो अपने पास समझने को था कि लोकल ऑथोरिटीज किसको समझेंगे भाई, क्योंकि लोकल ऑथोरिटीज तभी आप देखे होंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है 1992 में आता है, तब तक किसको समझा जाए, तो जनरल क्लाउज एक्ट था अपने पास, है ना। जनरल क्लाउज एक्ट में जो लोकल ऑथोरिटीज के लिए रेफर किया गया था ना, जैसे पंचायत थे, म्यूनिसिपैलिटीज थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह को ही लोकल ऑथोरिटी समझा गया, इतना काफी नहीं था, है ना। सो दैट्स वाई हमें क्या जरूरत पड़ी, क्या कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ही इसको बतलाता है क्या कि लोकल ऑथोरिटीज में किसको हम लोग लेंगे, समझ गए। तो सुप्रीम कोर्ट इसको टू मेक इट क्लियरिफाई, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे आरसी जैन केस में बतलाया, आरसी जैन केस, तो केस वगैरह इसमें मत लीजिए, सिंपल वे में समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा तो कोई केस स्टडीज के थ्रू, तो आरसी जैन में ये बतलाता है कि दैट बॉडी मतलब टू बी कंसिडर्ड एज, टू बी डिफाइंड अंडर definition of a state, है ना, for the purpose of to consider it as local authorities, है ना, that body has power to make laws, that body has power of execution, है ना, उसके पास सेल्फ रूल का पावर हो, है ना, या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो उस बॉडी के पास, तो ये सारे सब चीज को रहते हुए क्या बोलेंगे हम, वो लोकल ऑथोरिटीज के अंदर में एग्जाम्पल में आ जाएगा। जैसे सपोज, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोल देते हैं रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी, क्या इसके पास, या इसके पास पावर हो अपने बने हुए लॉज को इंप्लीमेंट कराने का, तो क्या ऐसा है इसके पास, क्या इसके पास फाइनेंशियल पावर है, पावर टू इम्पोज टैक्स है, क्या इसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, क्या इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। आप देखते होंगे कोई भी काम करने के लिए जो है आप डेवलपमेंट, रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का परमिशन लेना होता है, टू ट्रेड, टू डू बिजनेस, टू डू सर्विसेज, कुछ भी, है ना। अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूशन ही कोई खोलना है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का परमिशन चाहिए, तो ये क्या है कि इसके, नहीं तो लॉ का वायलेशन हो जाएगा। ये लॉ बॉडी जो है लॉ से बनाओ, लीगल एंटिटी है कोई ना कोई इसकी, तो ये सारा पर्पस, ये सारे प्रोविजंस रहेंगे तो क्या कहेंगे हम उसको, लोकल ऑथोरिटी। जैसे कि मान लीजिए आरसी जैन केस में क्या हुआ कि आपको राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में बताया गया कि यस इट इज कंसिडर्ड एज लोकल ऑथोरिटी। उससे पहले हम लोग थोड़ा अगर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए समझते हैं तो केस आया था अपना
शांताबाई वर्सेस मद्रास हाई कोर्ट केस, है ना। बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है शांताबाई। तो एक्चुअली शांताबाई वाज ए गर्ल स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन मद्रास यूनिवर्सिटी, है ना। तो एक्चुअली मद्रास यूनिवर्सिटी में एक सिंडिकेट हुआ करती थी, जिसमें कि मतलब वो तो क्लियरली मना था कि गर्ल चाइल्ड इज नॉट अलाउड टू टेक एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी। गर्ल चाइल्ड मतलब गर्ल स्टूडेंट जो है was denied to get admission in that university। अगर सिंडिकेट अलाउ करेगा तो एडमिशन ले सकते हैं, समझ गए बात को। एंड सी कम्युनिकेटेड विद द सिंडिकेट और सिंडिकेट ने मना कर दिया कि आप एडमिशन नहीं ले सकते, समझ गए। अब आर्टिकल 14 अपना फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे तो वहां पे राइट टू इक्वलिटी देता है ना। तो अब क्या है, क्या कि मेल ले रहे हैं, फीमेल को मना कर दिया जा रहा है, तो क्या ये वायलेशन नहीं था फंडामेंटल राइट्स का? तो एक्चुअली मद्रास हाई कोर्ट पहुंच जाती है, अपने जा सकती है ना, सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी। तो मद्रास हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट अपील मतलब गिवन हैज प्रोवाइडेड डिसीजन या गिव डिसीजन इन फेवर ऑफ दैट शांताबाई कि हाँ इसका वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, समझ गए। अब क्या है कि यूनिवर्सिटी ने इस डिसीजन को, आपको पढ़े होंगे कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम का जो कि मतलब इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट, यानी कि लोअर कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज भी करता है, हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट है, तो चैलेंज कर सकते हैं डिसीजंस ऑफ जो लोअर कोर्ट है उसको। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो उसको ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए कि ये जो है ना स्टेट के डेफिनेशन में आएगा ही नहीं, है ना। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है स्टेट के डेफिनेशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल करके एक टर्म है वहां पे लैटिन, उसको बोलते हैं एउस देम जेनेरिस, समझ गए। ये एउस देम जेनेरिस का मतलब होता है लाइक नेचर, इसका लिटरल मीनिंग होता है लाइक नेचर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने शांताबाई के फेवर में दिया था डिसीजन, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये स्टेट के डेफिनेशन में आएगा ही नहीं, दैट्स व्हाई केस बनता ही नहीं है इस पे, तो है ना। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो हाईलाइट कर रहा है उस टाइप पे कि क्या यूनिवर्सिटी है तो क्या आप उसको स्टेट के डेफिनेशन में ले आएंगे। तो ये बोला जाता है चाहे पर्सन, अब यहाँ पे समझिएगा जैसे सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ, पहले तो मान लीजिए धीरे धीरे सोसाइटी डेवलप हुई, फिर क्लासिफाई होता है क्या कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी है या नहीं है, समझ गए बात को। तो ये सारी चीजें होती है। तो अब जब डेमोक्रेटिक सोसाइटी का इवोल्यूशन होगा तो फंडामेंटल राइट्स भी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए स्टेट का डेफिनेशन, पहले लोगों को खतरा क्या था कि चलिए गवर्नमेंट से, है ना, गवर्नमेंट ही अथॉरिटेटिव हो जाया करती थी। अब क्या है कि इंडिविजुअल से भी होना शुरू हुआ। अब इंडिविजुअल्स के बाद मान लीजिए कोई बॉडी है ना, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कोचिंग है, कोई कॉलेज है, क्या वो भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर सकता है? मतलब जुरिस्प्रूडेंस बोलते हैं स्कोप ऑफ जुडिशियल असेसमेंट, स्कोप ऑफ मतलब जो सोसाइटी का जो कॉम्प्लेक्स नेचर डेवलप हुआ उसके बैकड्रॉप में हम समझते हैं, जुरिस्प्रूडेंस बोलते हैं उसको, समझ गए। तो जुडिशियल एप्लीकेबिलिटी जहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ मतलब जुडिशियल जो असेसमेंट है वो यहाँ पे भी उसको इंजॉय हो सकता है। और ये सब कैसे जनरेट हो रहा है इन व्यू ऑफ कम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोसाइटी, जो कि हो मतलब अभी भी होती है, आगे भी हुआ करेगी। उस हिसाब से अब हम समझेंगे, मान लीजिए इंडिविजुअल्स कर सकता है, क्या राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी करेगा? पहले तो ये समझा जाएगा कि इसके पास कैपेसिटी क्या है करने की, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन करने की। इस वजह से क्या होगा कि जुरिस्प्रूडेंस स्कोप बढ़ जाता है, क्लियर है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नो, ये जो है ना ऐसा नहीं क्या कि यूनिवर्सिटी जो है इज एंगेज इन इम्पार्टिंग एजुकेशन तो हम उसको मतलब ले लेंगे स्टेट के डेफिनेशन में। मतलब उस वक्त अपील करता है क्या कि एउसडेम जेनरिस, यानी कि लाइक नेचर वाला कोई काम कर रहा है तो ऐसा नहीं क्या कि अगर एजुकेशन दे रहा है या यूनिवर्सिटी है तो वो भी गवर्नमेंट का है तो ये भी एजुकेशन दे रहा है तो इसको भी हम यूनिवर्सिटी में ट्रीट करेंगे और स्टेट के डेफिनेशन में ले लेंगे, समझ गए बात। तो पहले केस में ये बोल दिया जाता है क्या कि नो, मतलब मद्रास यूनिवर्सिटी इज नॉट कंसिडर्ड एज स्टेट, समझ गए, हाईलाइटिंग द कंसेप्ट ऑफ एउसडेम जेनरिस व्हिच whose literal meaning is like nature same nature, है ना। जैसे अगर यूनिवर्सिटी एंगेज है तो वो एजुकेशन में एंगेज है, तो क्या सारे यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन में एंगेज हैं मतलब वही है यूनिवर्सिटी का, सब स्टेट के डेफिनेशन में आएगा? तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, नहीं आएगा, यानी कि लाइक नेचर वाली चीजों को हम नहीं देखेंगे, समझ गए।
अभी इसलिए तो धीरे धीरे खुलेगा ना वो चीजें, पहले तो मतलब ये देखा जाएगा लोकल अथॉरिटीज के रिगार्डिंग बात हो, इसमें तो क्लियर है, स्टेट गवर्नमेंट का क्लियर है, स्टेट का एग्जीक्यूटिव एक्शन क्लियर है, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। बात बचती है लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या आ सकता है, उसके रिगार्डिंग ही हम लोग बात कर रहे हैं। फिर जो है जैसे कि मान लीजिए हम लोग देखेंगे क्या कि जैसे वो एक इसी चीज को क्या बोला था केस का नाम अभी, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास केस। दूसरा केस आता है आपका उजमाबाई वर्सेस यूपी स्टेट केस। उजमाबाई वाले में उसमें केस छोड़ दीजिए, सिंपली क्या होता है कि कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया ना उसी को जस्ट रिवर्स कर दिया था 1967 में, यानी कि उजमाबाई वाले केस में, और ये बोला क्या कि नहीं एउजडेम जेनरिस जो कि शांताबाई केस में मैंने दिया था थियरी, उसको रिजेक्ट करते हैं, यानी कि लाइक नेचर वाली चीजों को नहीं देखेंगे हम लोग, देखेंगे क्या कि ये जो पर्सन है जिसके थ्रू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, इसका क्या नेचर है, इसका इसका इसका, समझ गए। लाइक नेचर वाली चीजों को हम ट्रीट नहीं करेंगे सब इंडिविजुअल्स के बेसिस पे, मतलब इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ एउजडेम जेनरिस। क्लियर है। अब आगे आता है वही जो आरसी जैन केस यानी वगैरह वगैरह, उसमें आता है जिसमें कि ये निकल के आता है कि जिसके पास जो कि लीगल एग्जिस्टेंस से बना हो या जिसके पास अपना लेजिस्लेटिव पावर हो, जिसके पास पावर हो क्या कि वो स्टेट मतलब अपने एग्जीक्यूटिव एक्शंस को करवा पाए, अपने ऑर्डर्स को फॉलो करवा पाए, या जो कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट्स रहा हो। समझ गए बात को। तो ये सारी चीजें हम लोकल अथॉरिटीज के उसमें समझ लेंगे, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है ना कि फिर हम लोकल अथॉरिटीज में किसको लेंगे। हाँ, जिसके पास पावर हो टू लेजिस्लेट अपॉन, जिसके पास सेल्फ रूल का पावर हो, है ना, जिसके पास उस नाते हो, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर हो, एग्जीक्यूटिव पावर हो, फाइनेंशियल पावर हो टू इम्पोज टैक्सेस वगैरह, लीगल एंटिटी से बना हो वो, तो वो सब हम किसके डेफिनेशन में लेंगे, लोकल अथॉरिटीज के डेफिनेशन में। क्लियर। अब चीज है जैसे कि मान लीजिए कुछ जैसे बीसीसीआई, क्या बीसीसीआई को भी आप मतलब एक तो ये लोकल अथॉरिटीज, तो चार चीजों का यहाँ पे मेंशन है, और चौथा हो जाता है अपने पास अदर अथॉरिटीज जो कि इन सब में कवर नहीं हुआ है, तो उसको कहां पे लेंगे, इसके अंदर में। तो इसको समझ, ये भी कम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर और भी केस स्टडी आने वाला होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सारा केस स्टडी जैसे एग्जांपल लेते थे बीसीसीआई, क्या बीसीसीआई अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा तो क्या बीसीसीआई को स्टेट मानेंगे, तो कोर्ट बोलता है कि नहीं बीसीसीआई स्टेट नहीं आएगा। कुछ तो लॉजिक दिया होगा ना, उसको समझने के लिए हम लोग और भी केस समझ लेते हैं, बट जो अपने काम की चीजें हैं उसको समझ लेते हैं। टू बी कंसिडर्ड एज स्टेट अंडर द अदर ऑथोरिटीज, उसके लिए समझिएगा वो बॉडी जो है नेसेसरली मतलब इन्वॉल्व इन इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट्स एक्शन, स्टेट ने उसको कुछ काम दिए हो। समझ गए बात। एक तो ये बातें हो गई, जैसे कि मान लीजिए कि क्या वो बॉडी जैसे ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, क्या ये स्टेट के डेफिनेशन में आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा क्या वो कंट्रोल ऑफ स्टेट में है, स्टेट के कंट्रोल में है क्या वो गवर्नमेंट यानी स्टेट के एक्शन को कर रहा है, स्टेट ने कोई काम दिया है उसको करने को। समझ पा रहे हैं। एक तो ये बातें हो गई। अब यहां पे देखिएगा कंट्राडिक्टरी हो जाएगा, तो ओएनजीसी को आप क्या बोल रहे हैं, स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। एनसीईआरटी क्यों, अब यहाँ पे कोर्ट बोलता है क्या कि देखिए यहाँ पे चीजें बदलेगी, वो देखेगा कि क्या वो एसेंशियल इंस्ट्रूमेंटल टू स्टेट एक्शन है, एसेंशियली स्टेट के ही एक्शन को कर रहा है, एक तो ये देखेंगे आप। दूसरी बात, क्या वो परवेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट है, यानी कि हर कुछ स्टेट ही डिसाइड करेगा उसका। जैसे क्या एनसीईआरटी जो है ऑटोनोमस होकर काम करती है ना, तो यानी कि परवेसिव कंट्रोल ऑफ स्टेट तो रहा नहीं, एसेंशियली स्टेट्स के एक्शंस कोई भी नहीं कर रहा है, बस उसको एक ब्रॉडर टर्म में दे दिया गया कि भाई आप जो स्कूल करिकुलम है उसको डिसाइड करिए, और बाकी वो अपने मेथड से करती है, अपनी चीजों को करती है। तो एनसीईआरटी को नहीं लेंगे हम लोग। अब ये बतलाइए सीएसआईआर कैसे, क्या ये परवेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट सीएसआईआर है क्या, कंट्री का साइंटिफिक एपेक्स लेवल साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च बॉडी है, क्या ये एसेंशियली स्टेट्स के एक्शन को कर रहा है, एसेंशियली इसकी अपनी टीम होती है, अपना बोर्ड होता है इसका,
क्या ये अंडर परवेसिव कंट्रोल ऑफ स्टेट है? देखिए, गवर्नमेंट फंड देती है वो अलग बात है, गवर्नमेंट फंड देखिए यहाँ पे दो चीजों को बतलाया गया, मतलब जैसे ओएनजीसी के केस में बोला गया कि हाँ ये स्टेट के एक्शन को कर रहा है और स्टेट के ही लॉ के थ्रू बना है, स्टेट के ही कंट्रोल में ये सारी चीजें, बट इन केस ऑफ एनसीईआरटी और सीएसआईआर उस केस में बोला गया, दो चीजों को हाईलाइट किया जाता है, टू बी कॉल्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट दैट मस्ट बी, मतलब वेदर दैट बॉडी इज अंडर परवेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट। परवेसिव समझ रहे, एक कंट्रोल और एक पूर्ण नियंत्रण में, तो ऐसा तो है नहीं। एक तो ये बातें हो गई, और वो एसेंशियल स्टेट्स के एक्शन को कर रहा हो, एसेंशियली स्टेट ने जो बतलाया बस वही करना, अदरवाइज नहीं करेगा, समझ गए? तो ये चीजें हैं क्या कि, तो इन दोनों चीजों को हाईलाइट करते हुए ये बोला गया कि सीएसआईआर आपके स्टेट मतलब के डेफिनेशन में नहीं आएगा और ना ही एनसीईआरटी वगैरह स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। समझ पा रहे? अब जैसे बीसीसीआई, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट कंट्रोल किए, कैसे किए हुए, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ना, बट क्या फंक्शनिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती है? नो वे, कहीं है ही नहीं कोई स्कोप। ऐसा होता तो फिर क्या होता, आईपीएल वगैरह में फॉर्म भरा जाता है ना, ऐसा करके। तो ये सारी चीजें तो स्टेट के डेफिनेशन में हम लोग समझ गए। अब देखिए कि अदर ऑथोरिटीज में जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि चलिए एक क्वेश्चन ये बच जाता है, क्या जो गवर्नमेंट के कंपोनेंट है, गवर्नमेंट के कंपोनेंट के तौर पे आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो आ ही रहा, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो मतलब कंपोनेंट के तौर पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर आ गया ना आपका दोनों ही लेवल पे, एग्जीक्यूटिव भी आ गया दोनों ही लेवल पे, एंड व्हाट अबाउट जुडिशरी? क्या ये अपने आप को मतलब सुप्रीम मानता है कि हम स्टेट के डेफिनेशन में आ ही नहीं सकते कभी? मतलब ये भी तो आएगा ना कि क्वेश्चन तो राइज होना चाहिए ना, क्या कि जुडिशरी भी तो किसी का इंट्रॉच कर सकती है, बीइंग कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, तो जुडिशरी खुद ही इस क्वेश्चन को रिवील करता है कि ऑन द मैटर ऑफ कि वेदर जुडिशरी इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट और नॉट, है ना, ये टॉपिक ही हो जाता है कि यानी जुडिशरी जो है वो स्टेट के डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है क्या कि जुडिशरी हैज टू परफॉर्म टू फंक्शंस, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, एक होता है जुडिशियल फंक्शंस। समझ गए? कोर्ट ये बोलता है कि व्हाइल आई परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस स्टेट के डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे, और जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यानी कि नॉन जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा उस वक्त स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। जैसे कि मान लीजिए गाइडलाइंस का इशू करना, डायरेक्शंस इशू करना, ये सारी चीज, यानी ऑन द मैटर ऑफ वेदर जुडिशरी इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट और नॉट। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि मतलब एज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट कि जुडिशरी हैज टू परफॉर्म टू एक्शंस, एक जुडिशियल और एक नॉन जुडिशियल। तो जुडिशियल के जब कवर करेगा तो वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा, और जब नॉन जुडिशियल फंक्शंस करेगा तो वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। समझ गए बात को? तो और नॉन जुडिशियल फंक्शंस का क्या मतलब है? टू इशू डायरेक्शंस, गाइडलाइंस वगैरह वगैरह। ठीक है, बाकी 12 और ये तो हो गया 12 का। और 13 में जब डेफिनेशन ऑफ लॉ है तो 13 में एक इंटरेस्टिंग भी स्टोरी आएगी, तो वो हम लोग कल देखते हैं, है ना। और यहाँ पे कोई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए, ठीक है। इसी वीक में जैसे आज कौन सा वेंसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे, इस वीक में हम कोशिश करेंगे कि बिहार बजट वाला चीज कर लें, बजट का डिस्कशन, नोट्स देंगे, है ना, पीडीएफ दे देंगे आपको। ऐसे जो चीजें डिस्कस हो रही है ना, जो चीजें डिस्कस हो रही है वो सब जो है लिखते जाइएगा। हाँ, पीडीएफ देंगे फॉर श्योर, बस अब मतलब ये है कि अपने तक में रखिएगा, है ना। हाँ, ठीक है।